नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है। देखो, खंड पर्वत मतलब ये पूछ रहा है कि ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो हमसे ये पूछा गया। तो ब्लॉक पर्वत, खंड पर्वत, ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अपलेशियन, सिएरा नेवादा, किलिमंजारो और एटलस। ठीक है, तो खंड पर्वत पूछ रहा है, खंड पर्वत, ब्लॉक पर्वत, जिसको हम लोग भ्रशोन्थ पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दरअसल अपलेशियन है, जैसे कि सबसे पहले हमें देखने को मिला। तो अपलेशियन दरअसल जो है, ये अपलेशियन एक वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत कैसे होते हैं? जो पृथ्वी के अंतर्जातीय बल के कारण मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के मतलब भूमि मुड़ना शुरू कर देती है और मुड़ती है तो फिर पहाड़ बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति होती है। तो यहाँ पर अब अपलेशियन जो है ये एक्चुअल में एक वलित पर्वत है। ठीक है, वहीं हम लोग ये देखते हैं कि जो एटलस है ये भी एक वलित पर्वत ही है। ठीक है, तो एटलस भी वलित पर्वत हो गया। तो अपलेशियन और एटलस यहाँ पर दो वलित पर्वत है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हिमालय भी खुद एक वलित पर्वत है, अल्पाइन पर्वत भी जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो वलित है। ठीक है, रॉकी भी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एंडीज भी इसी श्रेणी में आता है, काकेशस भी इसी श्रेणी में आता है, अल्बुर्ज भी और हिंदू कुश भी, ये सारे वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। सबसे नए नए भी हैं, ऊंचे ऊंचे भी हैं, और इनका विस्तार भी हम लोग काफी देखते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक या खंड पर्वत की या भ्रशोन्थ पर्वत की बात करें तो देखिए ऐसी स्थिति में ये जो पर्वत होते हैं, ये पर्वत की स्थिति क्या होती है? ये अवरोधी पर्वतों का जो निर्माण होता है तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। खिंचाव के कारण क्या होता है कि धरातलीय भागों में दरारें पड़ती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं धरातल का जो कुछ भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, जिसका हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, ये पहाड़ी हिस्सा हो गया हमारा। ठीक, तो दरारों के पास ही हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन शामिल है? तो यूरोप का वॉसजेस शामिल है इसके अंदर। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट भी शामिल है, पाकिस्तान का साल्टरेज भी शामिल है, कैलिफोर्निया के अंदर सिएरा नेवादा भी शामिल है। ठीक है, तो सिएरा नेवादा जो है वो हमें ऑप्शन में भी मिला हुआ है, यानी कि सही जो है वो हमारे लिए यही है हमारा खंड पर्वत, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर भी। ठीक है, बात बची है यहाँ पर अब किलिमंजारो की। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो किलिमंजारो की बात बची हुई है, दरअसल किलिमंजारो एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि भाई ज्वालामुखी उद्गम होता है, लावा इकट्ठा होता है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। तो किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर हम देखते हैं। इसके अलावा कोटोपेक्सी हो गया, माउंट रेनियर हो गया, फ्यूजियामा हो गया, विजुवियस हो गया, इसके अलावा कांकागुआ हो गया, ये सारे के सारे ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्वालामुखी पर्वत याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर बी है, और बी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़कर हम लोग बाकी चीजों को फिर समझते हैं। तो अगला जो है हमारा वो प्रश्न है या ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से बहते जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप हैं? ठीक है, तो अपरदनात्मक स्थल रूप पूछ रहा है। दरअसल जब कभी भी कोई नदी होती है, तो नदी जब बहती है तो उस समय वो दो प्रकार के स्थल स्वरूप बनाती है, दो प्रकार की आकृतियां बनाती है स्थल पे। एक होती है अपरदनात्मक और दूसरी होती है निक्षेपात्मक। ठीक है, अपर्दन मतलब वो एक जगह पे ऐसा होगा कि जब बहाव तेज होगा तो वहां पे वो तोड़ती हुई जाएगी, और तोड़ने के बाद जो तत्व होंगे वो पानी के साथ बहेंगे। लेकिन एक बार आगे आने के बाद जब एक जगह ऐसी है जहाँ पे उसको ढाल अच्छा नहीं मिलेगा, जहाँ उसकी गति स्लो होगी, तो जितना वो पीछे सामान इकट्ठा करके लाएगी वो सब वहीं छोड़ दी जाएगी। तो वो निक्षेपात्मक आकृतियां होती है। जैसे जलोढ़ शंकु है, ये निक्षेपात्मक में आते हैं। ठीक है, वी आकार की घाटियां मतलब काट रहा है तो ये अपरदनात्मक में आते हैं। ठीक है, तो ये निक्षेपात्मक, ये अपरदनात्मक। गोखुर झील जो है ये भी निक्षेपात्मक होती है। और जलप्रपात जो होते हैं ये जो होते हैं ये भी अपरदनात्मक होते हैं, यहाँ भी अपरदन होता है। तो हमसे क्या पूछा है इसने कि अपरदनात्मक बताइए, तो अपरदनात्मक श्रेणी में क्या आ रहा है? 2 और 4 कहाँ है? यहाँ है, इसलिए बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, तो अपरदनात्मक आकृतियां जो होती है, व्याकर की घाटी, जलप्रपात, शिप्रिकाएं, नदी विसर्प या म्यांडर, इसके अलावा संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका या फिर पेनिप्लेन, ये सारे के सारे अपरदनात्मक में आते हैं। और निक्षेप में आते हैं जलोढ़ पंख, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध, जलोढ़ शंकु, बाढ़ के मैदान और डेल्टा। क्लियर है बात सारी? तो प्रश्न का उत्तर है बी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न का क्या कहना है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसका ये कहना है कि कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। जैसे कि बात कह रहा है सबसे पहले मिस्ट्रल की। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये स्थानीय पवन जो मिस्ट्रल जिसको कहा जाता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। फोन अल्पस की घाटियों में चलने वाली गर्म पवन है, और सिरोको इटली में रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार है, या रक्त वर्षा कराती है, यहाँ पर ये बात कह रहा है। तो देखो मिस्ट्रल की कहानी क्या है? कनाडा और संयुक्त अमेरिका में चलने वाली ठंडी पवन। दरअसल ये वाली बात गलत है। एक्चुअल में जो मिस्ट्रल है ये फ्रांस के ऊपर अल्पस पर्वत से उत्पन्न होकर भूमध्य सागर तक चलने वाली ठंडी हवा है, ना कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है उसने रखा है फोन का, कह रहा है कि अल्पस की घाटियों में चलने वाली गर्म है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
ये सही है कहानी अपने आप में। और सिरोकू को कह रहा है कि इटली में रक्त वर्षा कराती है। तो देखिए सिरोकू की दरअसल खास बात क्या होती है कि यह गर्म रेत से भरी हुई शुष्क पवनें होती हैं, ठीक है। सहारा के रेगिस्तानों के भाग में चलती है ये। अब यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। इटली में कहते हैं सिरोको, मिस्र में कहते हैं खमसिन, लीबिया में कहते हैं गिबली और ट्यूनीशिया में कहते हैं चिली। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इटली में ये रक्त की वर्षा करवाती है। तो पहला गलत है स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए, बी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 और 3। क्लियर है बात सारी। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है, हमसे ये पूछा गया। तो सेंट लॉरेंस, हडसन, कोलोराडो और रियो ग्रांडे। ठीक है, 4 नाम दे दिए हमारे पास में। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी, रियो ग्रांड। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नदी का जो उद्गम है वो होता है केबी पर्वत से। केबी पर्वत से निकलने के बाद अमेरिका और मैक्सिको के बीच की एक प्राकृतिक सीमा बनाती हुई बहती है और जाकर के मैक्सिको की खाड़ी के अंदर सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। तो प्रश्न का सही उत्तर इसलिए डी रहेगा, रियो ग्रांडे। क्लियर है बात सारी। बाकी और नदियों को आप यहाँ पढ़ सकते हैं अच्छे से। और हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है जी, इन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन या संधियों को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है और उसके बाद नीचे से आपको क्रोनोलॉजी में उत्तर बताना है। जैसे सबसे पहला दे रखा है रियो सम्मेलन, फिर है मॉन्ट्रियल, फिर स्टॉकहोम है और फिर कोपेनहेगन है। ठीक है, तो रियो सम्मेलन कब हुआ था, मुझे लगता है सबको याद होगा, है ना। बहुत ईजी है, 199 1993 का है रियो सम्मेलन, बहुत इजीली हम लोग सभी लोग याद रखते हैं। इसके बाद है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ठीक है, मॉन्ट्रियल कब हुआ था, 1987 का है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये 1972 का है। ठीक है, और कोपेनहेगन सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, ये 2009 में। ठीक है, सबके अपने अपने विषय। जैसे रियो सम्मेलन को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण विकास के लिए इसको आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग काफी अच्छा रहा था इसके अंदर। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या पता चलता है कि ओजोन क्षरण के लिए ये महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें अगर हम लोग, तो स्टॉकहोम सम्मेलन की खास बात क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन था। और कोपेनहेगन सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ठीक है, क्लियर है बात सारी। तो अब सीक्वेंसिंग हमारी क्या कहती है, सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना है स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी कि सबसे पहले जो कहानी चलेगी वो तृतीय नंबर चलेगी स्टॉकहोम सम्मेलन से। स्टॉकहोम के बाद हमें आना पड़ेगा मॉन्ट्रियल के पास में, मॉन्ट्रियल के बाद हम लोग जाएंगे रियो पे और उसके बाद आना पड़ेगा कोपेनहेगन पे, यानी कि सबसे लास्ट में 2009 है। तो अब ऐसी स्थिति में 3, 2, 1, 4 हमारे प्रश्न का उत्तर है। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं है 3 से शुरू, यहाँ भी 3 से शुरू नहीं है, यहाँ ही कहानी 3 से शुरू है, यहाँ भी 3 से शुरू नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर सी। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इट्स नॉट रियली सो डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन है वो कम ही है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग सबको याद करके चले। ठीक है, क्लियर है बात। तो प्रश्न का उत्तर हो गया सी। चलिए आते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, जिसको MAB कहा जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में शुरू किया गया था। एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1972 में शुरू। यह मानव को पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये 2 स्टेटमेंट है हमारे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 1972, दरअसल ये गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो 1971 है। इस वजह से स्टेटमेंट जो है पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और वहीं हम लोग देख रहे हैं कि जैव विविधता को संतुलित करने की बात यहाँ पर ये कह रहा है, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ इस मामले में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, क्लियर है कहानी वाली। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, और इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए, सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बात सही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है, ये पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिकता होगी और ये गैस जब आकर के बारिश की बूंदों में मिलेगी तो अम्ल वर्षा होगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलने से भी अम्ल वर्षा होती है और सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से भी अम्ल वर्षा होती है। ओजोन गैस के मिलने से अम्ल वर्षा नहीं होती, ये इस मामले में जिम्मेदार नहीं है। तो 1, 2 और 4 है हमारे प्रश्न का उत्तर, यानी कि डी। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड जल की बूंदों में मिलेगी, यानी कि वर्षा की बूंदों में मिलेगी, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगी। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा जल की बूंदों में जाकर के, तो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। और जब कभी भी वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा के रूप में संदर्भित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
तो हमारे अगले प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभयारण्य में वन्य जीवों तथा अन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा रहा है कि अभयारण्य में वन्य जीवों और अन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है। अगर हम लोग अभयारण्य की बात कर रहे हैं, अभयारण्य किसके लिए बनाया जाता है? जंगली जीवों के लिए बनाया जाता है। तो क्या जंगली जीवों के आने जाने पे और चारण पे प्रतिबंध होगा? नहीं होगा, तो स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक खास बात भी देखने को मिलती है कि जो स्थानीय निवासी होते हैं अभयारण्य के, उन्हें वहाँ पर अपनी गतिविधियों को करने की अनुमति होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ बट सीमित गतिविधियाँ वो कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की घोषणा करने की, तो ये काम राज्य सरकार ही करती है, ये वाली बात ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर दूसरा ही सही है, पहला गलत है और इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है? बात क्लियर है सभी को? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगले प्रश्न का क्या कहना है। तो सूचियाँ दे दी गई है, क्या है सुमेलित कीजिए। पर्यावरण अधिनियम है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। कह रहा है कि भाई जरा इनके स्थापना वर्ष से मिलान कीजिए, 1981, 74, 86 और 80। जैसे सबसे पहले दे रखा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, तो ये किस वर्ष का है? 81 का है, 74 का है, 86 का है या 80 का है? किस वर्ष का है? 74 का है, यानी कि ए के लिए क्या रहेगा? 2 रहेगा। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष का? दरअसल ये है 1981 का, यानी कि यहाँ पर 1 रहेगा। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो देखिए ये है 1980 का, यानी कि यहाँ पर रहेगा 4 और यहाँ रहेगा 3। तो 2, 1, 4, 3 जो है वो हमारा उत्तर है। हालांकि कोशिश कर सकते हैं 1 या 2 से निकालने की, जैसे कि जिसकी शुरुआत 2 से हो रही है वो उत्तर में हमारा रहेगा। जैसे कि यहाँ शुरुआत 2 से हो रही है, ए के लिए 2 है, तो उत्तर हो सकता है। ये उत्तर तो कभी नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, ये भी कभी नहीं होगा, यहाँ पे 4 है, ये उत्तर हो सकता है। तो 2 में कॉन्फ्लिक्ट है, 50-50 पे आ गए हम लोग। अगर हम देखें कि इसके बाद 1 कहाँ लिया गया है, तो यहाँ बी के लिए 1 लिया गया है, बी के लिए 3 लिया गया, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया, बच्चा ए और यही हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। तो इस तरह से एक-एक करके भी निकाल सकते हैं। वैसे हमारे लिए चूज़ किया 2, 1, 4, 3, यहाँ पर भी 2, 1, 4, 3 ही लिखा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो बात तो ठीक है, आंसर भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 100 से 150 फीट की गहराई में पाई जाती है और भारत में अधिकांश प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर 100 से 150 फीट की गहराई वाला, दरअसल यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। 100 से 150 फीट नहीं होनी चाहिए, 200 से 250 फीट की गहराई होती है, तो ही मामला जो होता है वो प्रवाल भित्तियों के समर्थन का होता है, इतनी गहराई पे ही पाया जाता है। हालांकि तापमान भी मैटर करता है, 20 से 21 डिग्री तक का तापमान हो तो ठीक है। और वहीं हम देखते हैं कि सागरीय लवणता यहाँ 27 से 30% रहेगी, तो इनके लिए उपयुक्त रहेगी, वरना नहीं रहेगी। तो इसी वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के अधिकांश प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल 2, यानी कि दूसरा बी हो जाएगा। पर नहीं, दरअसल यहाँ की जो स्टेटमेंट इसको भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कौन से या से सही नहीं है या है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या सही नहीं है? पहला सही नहीं है, इस वजह से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है बात सारी? ठीक, तो चलिए इस साथ बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमें चर्चा करनी थी यहाँ पर आके संपन्न होती है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अच्छे समझ आया होगा। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी के प्रश्नों पर चर्चा होगी आने वाली वीडियोज़ में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।